नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। विकसित भारत के रोड मैप और सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से हुई चर्चा। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने पर जोर। एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में हुई चर्चा की शुरुआत के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दोहराई छात्रों के हित की प्राथमिकता। बांसुरी स्वराज ने कहा, बिल मोदी सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का परिणाम। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। हंगामे के बीच जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 किया पेश। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। 13 गिरफ्तार आरोपियों पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप। चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम साक्ष्य शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 बड़े नीतिगत फैसलों की घोषणा। फैसलों से मिलेगा महिलाओं को बराबरी का अवसर और लापता जवानों के परिवारों को जल्द मिलेगी सहायता। और पीओके में पाकिस्तानी सेना ने पार की बर्बरता की सीमा। मुजफ्फराबाद मार्च के दौरान गोलीबारी में 19 की मौत। भारत ने की कड़ी निंदा, कहा शोषण और दमन से बिगड़े हालात। और सुर्खियों की बात, खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, आज भारत सरकार के सचिवों के साथ हुई बैठक में हमने वित्त एवं अर्थव्यवस्था, वाणिज्य एवं उद्योग तथा प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। नागरिक केंद्रित सुशासन को और प्रभावी बनाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के उपायों पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही प्रमुख क्षेत्रों में युवा उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान किया गया। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 13 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 महत्वपूर्ण साक्ष्य शामिल किए हैं। सभी 13 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी ने 12 मई 2026 को मामला दर्ज करने के बाद 92 ठिकानों पर छापेमारी की और डिजिटल उपकरणों समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक के स्रोत से लेकर लाभार्थी अभ्यर्थियों तक की पूरी कड़ी का खुलासा किया गया है। मामले में एनटीए के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 विषय विशेषज्ञों समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खाते, लॉकर और डीमैट अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। सीबीआई ने कहा है कि मामले में आगे की जांच और फोरेंसिक विश्लेषण जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी नीरज सिंह जुड़े हुए। नीरज, समझना चाहेंगे, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की है, इस पर क्या समझा जाए? मतलब किस रणनीति के तहत अब इस पर पड़ताल जारी है? देखिए, चार्जशीट जितनी जल्दी सीबीआई ने एक तरीके से दायर की है, उससे लगता है
कि सीबीआई ने पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी के साथ किया है जी। और तमाम जो साक्ष्य हैं वो सीबीआई ने इकट्ठा किए और उसके बाद पूरे मामले की जो चार्जशीट है वो अदालत में सबमिट कर दी है। और आप देखें कि इसमें जो 13 लोग हैं, जिसमें मनीषा मंदारे है जो एनटीए की बायोलॉजी एक्सपर्ट थी, इसके साथ साथ ही प्रहलाद विठल राव कुलकर्णी है, जी। ये एनटीए के केमिस्ट्री एक्सपर्ट थे। इसके साथ मनीषा संजय हवलदार, ये एनटीए की फिजिक्स एक्सपर्ट थी। इसके साथ साथ ही 8 मिडिल मैन है, जिसमें मनीषा संजय है, धनंजय लोखंडे है, जी। शुभम है, यश यादव है, ये तमाम लोग थे। और इसके साथ साथ ही आप देखें कि एक शिवराज रघुनाथ मोटेंगर, ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस लातूर में, उसके मालिक हैं। इसके अलावा तेजस हर्षद कुमार शाह, ये भी पुणे में एक फिजिक्स फैकल्टी है, उससे अपने संबंध रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सीबीआई ने काफी तेजी के साथ इस पूरे मामले में जांच की और अब ये चार्जशीट फाइल कर दी है। ये बताता है कि इन आरोपियों की जो भूमिका है वो इस पेपर लीक में शामिल थी। और यही कारण है कि आप देखें कि सीबीआई ने जब जगह जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की थी, वहां से डिजिटल साक्ष्य और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस पूरे मामले में सीबीआई ने बरामद किए थे। और जो डॉक्यूमेंट्स बरामद किए थे उनको क्रॉस एग्जामिन भी सीबीआई ने किया था, ताकि ये पक्का हो सके कि इनके खिलाफ जो सबूत अदालत में पेश किए जाएं तो वो सबूत पुख्ता सबूत हों। यही कारण है कि आप देखें कि इसमें एक बड़ी टीम सीबीआई ने बनाई थी, 72 अधिकारियों की टीम थी और इसमें कई सारे जो अधिकारी थे वो एक्सपर्ट थे, खासतौर से इसी वही तरह के उसी पर नीरज क्रिमिनल उल्लेखनीय मामलों को यहाँ देखने पर के ये लिए। होगा नीरज कि इसमें एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञ भी शामिल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो हम ये समझे कि एक ऐसा मुद्दा जिसने संसद से सड़क तक एक तरीके से वाकई में एक ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उसको भी हमें मतलब एक तरीके से एक नजीर पेश करता हुआ करने की कोशिश की जा रही है कि व्यवस्था में सुधार की पुरजोर कोशिश है। देखिए, बिल्कुल एक नजीर है। और आप देखें कि 12/5/2025 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करी थी और आप देखें कि अब मात्र 2 महीने के अंदर ही सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो चार्जशीट है वो अपनी फाइल कर दी है। ये बताता है कि सीबीआई ने एक नजीर पेश की है तमाम जांच एजेंसियों के लिए कि तेजी के साथ और बेहतर कम्युनिकेशन के साथ जो जांच है उसको तय समय में मुकम्मल किया जा सकता है। और आप देखें कि 8 साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी सीबीआई की इस टीम में शामिल थे। तो सीबीआई ने एक नजीर पेश किया और मुझको लगता है कि जल्द ही ये तमाम जो आरोपी हैं वो कानून के तहत अपनी जो सजा है उसको प्राप्त करेंगे। और मुझको लगता है कि देश के सामने भी एक नजीर पेश किया सीबीआई ने कि आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह से पेपर लीक की घटनाओं में शामिल होगा तो उसके खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इस समय पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो एंटी पेपर लीक जो बिल है वो भी चल रहा है और सरकार का मकसद भी यही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो किसी भी तरीके से ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना कर पाए और सख्त से सख्त और कड़े से कड़ा कानून सरकार बनाने जा रही है। और मुझको लगता है आने वाले समय में इन घटनाओं पर लगाम लगेगी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसी अगर तेजी के साथ काम करेंगी तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में शामिल नहीं होगा। अगर शामिल होगा तो उसको ये पता होगा कि जल्द से जल्द इंक्वायरी भी होगी और जल्द से जल्द उसे सजा भी होगी। बिल्कुल, सरकार ने और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और संसद के जरिए इस कानून को और ज्यादा जो पुख्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कड़े प्रावधान भी शामिल किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सिंह इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ बात चूंकि संसद के मानसून सत्र की भी यहाँ पर उल्लेखनीय है और आपको बता दें कि लगातार 1 सप्ताह तक हंगामे और गतिरोध के बाद संसद के मानसून सत्र में आखिरकार विधायी कामकाज ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। लोकसभा में पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच विधेयक को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। उधर विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही भी प्रभावित रही, जबकि पंजाब में कथित पेपर लीक के मुद्दे पर भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।
एक हफ्ते की मैराथन गतिरोध के बाद दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन संसद के मॉनसून सत्र में आखिरकार लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 को यूं तो सोमवार को ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेश किया था, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच बनी सहमति के मद्देनजर पेपर लीक की रोकथाम के लिए लाए गए विधेयक पर चर्चा मंगलवार को शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परीक्षा संशोधन बिल पर बताया कि अब सजा के अलावा जुर्माने की राशि को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव विधेयक में शामिल है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए सजा पहले भी काफी मजबूत थी। देयर वाज फाइन अप टू 1 करोड़ इन दी 24 एक्ट, उसको बढ़ा करके अब 5 करोड़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ द रिकवरी ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ एग्जाम, और सबसे महत्वपूर्ण कि 2024 के कानून में यह भी लिखित था कि द प्रोवाइडर विल बी बार्ड फ्रॉम कंडक्टिंग एनी एग्जाम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। उस अवधि को बढ़ा करके आज इस संशोधन के तहत 8 साल किया जा रहा है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर कई तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकारों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक के औचित्य पर सवाल उठाया और चुटकी ली। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के एक समूह ने आंदोलन खड़ा करके एक बड़ी बहस छेड़ दी। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन सर देखने को मिला है। इससे पहले दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में शोर शराबे के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 को पेश कर दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के सांसदों ने पंजाब में हुए पेपर लीक मामले में प्रदर्शन किया और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में पेपर लीक और परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने बिल के प्रावधानों पर कोई बात नहीं की, विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि देर रात तक सदन चलाने का क्या फायदा है। देखिए, इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलने का फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इतने देर रात तक पार्लियामेंट में जो बहस होते हैं तो उसमें एक सार्थक बहस, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी हो, क्रिटिसिज्म भी हो सकते हैं, और साथ साथ में आप सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दे सकते हैं। और बिल में कोई कमी है तो बताओ ना। बिल में इतना अच्छा प्रावधान बना करके लाया है बच्चों के लिए, किसी ने नहीं बोला। तो इतना देर रात तक हम लोग पार्लियामेंट चला रहे हैं और ये लोग बिल पे नहीं बोल रहे हैं और बिल के बाहर राजनीति कर रहे हैं। इसका मतलब इतना दिनों से ये लोग राजनीति ही कर रहे थे, अपोजिशन पार्टी के लोग। इसलिए देखिए, मैं एक जिम्मेदारी व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि इतना देर रात तक पार्लियामेंट चलाने का फायदा ये अपोजिशन पार्टी ने गंवाया है। बिल पे नहीं बोल करके राजनीतिकरण किया है। मुझे इस बात से दुखी है। पेपर लीक के खिलाफ लाए गए कानून पर लोकसभा में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कानून सुनिश्चित करेगा कि कोई दोबारा पेपर लीक करने की कोशिश भी न करे।
साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास में जाने का सपना कभी साकार नहीं होगा। हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या? तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि परीक्षा में धांधली और पेपर लीक आतंकवाद से कम खतरनाक नहीं है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का मुकम्मल इलाज हम करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा मोदी सरकार में ही मिली है। परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, ये किसी आतंकवाद और माओवाद से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला शिकार हमारा युवा होता है। और अपने देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस पेपर लीक की बीमारी का इलाज भी हम करेंगे, मुकम्मल करेंगे, क्योंकि हर मर्ज की दवा हमें मोदी सरकार में ही मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न पहलों का शुभारंभ भी किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट। देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सेवा, समर्पण और मजबूत नेतृत्व की मिसाल पेश करते हुए 4 वर्षों में उन्होंने जनजातीय समुदायों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की संस्कृति, परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को गर्व के साथ प्रस्तुत भी किया है। राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन परिसर में रहने वाले बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का उद्घाटन किया। इस पहल में बच्चों के लिए खेलने की जगह किलकारी और उनके विकास और देखभाल के लिए सुरक्षित माहौल देने वाला समर्थ आंगनवाड़ी सह पालना शामिल है। बाल परिसर के दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों से बातचीत भी की। राष्ट्रपति ने टाइप 2 क्वार्टर्स के पुनर्विकास के लिए आधारशिला भी रखी। नेट जीरो एनर्जी स्ट्रेटजी के तहत सर्विस ब्लॉक के निर्माण के लिए उन्होंने शिलान्यास भी किया। राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर यानी राही नाम की एक निःशुल्क इलेक्ट्रिक बस सेवा भी राष्ट्रपति ने शुरू की, जो पर्यावरण के अनुकूल और सबके लिए सुलभ है। 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। मुझे विश्वास है कि इन सामूहिक प्रयासों के द्वारा हम विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कि राष्ट्रपति भवन भी विकसित भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। ये प्रसन्नता की बात है कि संथाली भाषा में संविधान का प्रकाशन किया गया। इसे पहल से समावेशी विकास की सोच को नई ऊर्जा मिलती है। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और पिछड़े वर्गों के लोगों का विकास देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई-ऑडियो गाइड का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति भवन के आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विकसित ये ऐप आधारित बहुभाषी गाइड हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 14 अन्य भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें सांकेतिक भाषा की सुविधा भी शामिल रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई उपहार के 3रे संस्करण की भी शुरुआत की, जिसमें सार्वजनिक नीलामी के लिए राष्ट्रपति को मिले 300 खास उपहार शामिल हैं। ये नीलामी 5 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक चलेगी। इनके अलावा भी कई परियोजनाओं का राष्ट्रपति ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 5 पुस्तकों का विमोचन किया गया। राष्ट्रपति भवन में पब्लिक सर्वेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंडियाज कल्चर हेरिटेज और सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स अंडर एट राष्ट्रपति भवन
किताबों का विमोचन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना उनके लिए कभी सपने से भी परे था, लेकिन देश ने उन्हें सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया। इन पुस्तकों के शीर्षक समावेशी लोकतंत्र में भारतीय आस्था की परिलक्षित करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये सचित्र संकलन राष्ट्रपति भवन की परंपराओं, कार्यप्रणालियों और उनके बहुआयामी स्वरूप से पाठकों का परिचय कराएगी। ये पुस्तक के देशवासियों की अपने विरासत पर गर्व के साथ, प्रगति के साथ पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके, इसी में उनकी सार्थकता है। आज जो भी पुस्तकें यहाँ आप लोगों के सामने यहाँ उन्मोचन किया गया है, ये केवल मेरी उपलब्धि नहीं, राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सभी कर्मचारी इसमें शामिल हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये पुस्तकें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के 4 वर्षों को समर्पित है। उनका असाधारण जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। It is really gives me a great, immense pleasure to join all of you on this special occasion to release the 5 commemorative books marking 4 years of the presidency of our Honorable President, Srimati Draupadi Murmuji. During the past 4 years, our Honorable President Madam has enriched the high office with grace, humility, wisdom and commitment to the letter and spirit of the Constitution. Her remarkable life journey is extraordinary and deeply inspiring. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस मौके पर कहा कि ये पुस्तकें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत का सबूत हैं। Books capture the remarkable period of leadership, vision and statesmanship that defines the tenure of our Honorable President Madam. These 4 years were marked with inclusive participation and meaningful engagements with the different sections of the society. These books also documents India's rich cultural diversity and civilizational heritage through several engagements of Honorable Rashtrapati Ji across the nation and worldwide. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर में मशहूर चिनाब रेल ब्रिज से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो साझा किया है। रेल मंत्री ने लिखा है, चिनाब रेल ब्रिज हिमालय के मुश्किल इलाकों में भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली रेल कनेक्टिविटी के तहत ये कनेक्टिविटी को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल को प्रतिष्ठित समाचार फॉर मीडिया 40 अंडर 40 पत्रकारिता अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल को यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मुक्त अभियान पर उनकी तथ्यपरक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। उनकी रिपोर्टिंग ने सुरक्षा अभियानों और क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों को व्यापक और संतुलित ढंग से देश के सामने रखा। समारोह में देश के विभिन्न प्रमुख मीडिया संस्थानों के वरिष्ठ संपादकों, पत्रकारों और मीडिया जगत की कई हस्तियों ने भाग लिया। अब राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े हुई खबरों पर नजर डालते हैं।
मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा का मानना है कि राष्ट्रमंडल खेलों में हमेशा से भारतीय भारोत्तोलकों का दबदबा देखने को मिलता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से हर स्तर पर मिल रहे समर्थन का नतीजा है कि लगातार देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहा है। विजय शर्मा से खास बातचीत की ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ है वेट लिफ्टिंग के हेड कोच विजय शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन वेट लिफ्टर्स ने किया है और जिस तरह से जो मेडल आए हैं, जो दबदबा वेट लिफ्टर्स का रहा है, तो क्या वजह मानते हैं कि वेट लिफ्टिंग काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है हमारा? सर, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग में इंडिया का रिजल्ट थोड़े अच्छे हैं। तो अभी तक हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। जो आने वाली कैटेगरीज है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो गवर्नमेंट है उसने हमें काफ़ी हेल्प की है। अभी बर्मिंघम में कैंप लगाया था हमें 25 दिन का। उस कैंप से हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है। बच्चों की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हुआ है। इस मौसम में आप देख रहे हैं कि बच्चों को एक्लिमेटाइज होने का मौका दिया है सरकार ने, तो उसी की वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सर, एक आप शुरू से मीराबाई चानू के कोच रहे हैं, बहुत लंबा समय आपने बिताया। इस बीच उन्होंने ओलंपिक के मेडल भी, सिल्वर मेडल जीता, 3 बार कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीत लिया, तो एक लेगेसी उन्होंने बना दी। तो आने वाली जो वेट लिफ्टर है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उस टैलेंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ मीरा का जो जर्नी है वो यहीं से ग्लासगो से शुरू हुआ। 2014 में हमने यहाँ ग्लासगो में सिल्वर मेडल जीता था। वहाँ से मीरा की जर्नी शुरू हुई थी। मीरा ने यहाँ आई थिंक, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं, 77 स्नैच की थी और 98 क्लीन एंड जर्क की थी। तो वो 98 क्लीन जर्क से फिर 119 क्लीन एंड जर्क की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो लंबी जर्नी है। मीरा को देख के अभी आप देखेंगे कि हमारे जो नेशनल चैम्पियनशिप है उसमें 1,000 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। तो सरकार का जो स्टांस है, एथलीट सेंट्रिक पॉलिसीज, उन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकार अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। खेलो इंडिया स्कीम इतनी अच्छी है, उसमें हमारे बच्चों को, लड़कियों को 4 जोन के कंपटीशन मिल रहे हैं, फिर एक इंटर जोन कंपटीशन मिल रहा है, नेशनल चैम्पियनशिप अलग से होती है। तो अभी सरकार की काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सरकार ला रही है। टॉप स्कीम है जो एलीट प्लेयर्स को सपोर्ट करती है। इस तरह से हमारे वेट लिफ्टिंग के हेड को विजय शर्मा जी ने कहा कि एक शानदार प्रदर्शन किया और पूरा सपोर्ट मिल रहा है भारतीय खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से। और उनका कहना है कि आने वाले समय में और भी वेट लिफ्टर, यंग युवा लिफ्टर हमको दिखेंगे। जिस तरह से मीराबाई चानू ने कमाल किया है और खिलाड़ी हमको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमाल करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन स्टैलिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप में सर्वेश अनिल कुशारे 2.25 मीटर की दूरी तय करके सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। 2.28 मीटर की 3 नाकाम कोशिशों के बाद वो गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। उनकी सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। सर्वेश अनिल कुशारे से खास बातचीत की ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। इस वक्त हाई जंप में सिल्वर मेडल लाने वाले सर्वेश हमारे सामने। सर्वेश, बधाई हो, आपको सिल्वर मेडल जीता, पहला इंटरनेशनल मेडल है। कैसे देखते हैं इसको? आने वाले इवेंट्स के लिए कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ये मेडल आपका? आने वाले कंपटीशन में सर एशियन गेम्स है, तो उसके लिए मेरा ये अच्छा कंपटीशन हुआ है, तो एशियन गेम्स के लिए मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। अभी वेदर कंडीशन में भी हम हर वेदर कंडीशन में खेल चुके हैं। हमारे इंडिया में बहुत गर्मी थी, इसके बाद इधर कोल्ड में खेले, तो एशियन गेम्स में कैसे भी वेदर हो तो हम मैनेज करके खेल सकते हैं। तो हमारी तैयारी गोल्ड की रहेगी। उस समय पे पता चलेगा कि क्या मेडल आएगा, पर हम पूरा अपना 100% देंगे। और सबको थैंक यू कहूँगा कि मेरे साथ सपोर्ट में रहे। और ऐसे ही मेरे आगे एशियन गेम्स और आने वाला ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मेरा अपना 100% दूंगा और मेरे साथ सपोर्ट बना रहे। अगर आपका पर्सनल बेस्ट देखें तो 2.31 मीटर्स है। अगर यही कंटिन्यू रहता है तो जिस तरह से फॉर्म चलती तो ओलंपिक्स में भी हम आपसे एक मेडल की आशा कर सकते हैं? ओलंपिक अभी 2028 में ओलंपिक की आशा करनी ही चाहिए सर, क्योंकि अगर हम इधर आके 228-31 इंडिया में कर सकते हैं तो हमें, और अभी मेडल आया है तो मेरे को थोड़ा सा फैसिलिटी भी मिल सकता है, आशा करता हूँ। तो उसका फ़ायदा लेके हम और आगे जाके इंडिया के लिए अच्छा मेडल लाए और ओलंपिक में, एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन करूंगा, इसकी उम्मीद। अगर ट्रैक एंड फील्ड की बात करें, लगातार पिछले 1 साल में कई रिकॉर्ड बने। 100 मीटर होता है, आपका रिकॉर्ड है, और 800 मीटर का रिकॉर्ड है, डेकाथलन का रिकॉर्ड है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या वजह मानते हैं कि इतना हमारा ट्रैक एंड फील्ड अचानक से इतना अच्छा कर रहा है? बिल्कुल सर, ट्रैक एंड फील्ड अच्छा कर रहा है, मतलब ये बंदों का अगर और ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना तो इससे ज़्यादा नेशनल रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो ये
एशियन रिकॉर्ड, कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड है, ज़्यादा दूर भी नहीं, बंदे वो भी कर जाएंगे, पर बंदों को और ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। जैसे एथलेटिक्स में अभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 400, 100, 110, लगभग सभी इवेंट में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, एक के बाद एक, हर कंपटीशन में, फेडरेशन में, इंटर स्टेट में इतना अच्छा सारे बंदे कर रहे हैं। तो अभी 4 दिन बचे, इधर भी मेडल आएंगे, पर इसके बाद अगर कंटिन्यू बंदों का सपोर्ट रहेगा तो आने वाले 2028 के ओलंपिक तक सपोर्ट रहेगा बंदों को, तो वो आगे जाके भी और अच्छा कर सकते हैं सर। अच्छा, किस तरह से देखते हैं कि जो गवर्नमेंट का रोल है वो कितना आप लोगों को ऐसा मदद मिलता है, चाहे साई की स्कीम्स हो, भारत सरकार की स्कीम को, उनके बारे में कुछ बताइए। साई के स्कीम में मैं अभी आया हूँ सर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जब बेस्ट किया था, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी हेल्प हुई, तभी तो ये उसका दिख रहा है मेडल आया है करके। अगर ये सपोर्ट नहीं होता मेरे साथ में, मतलब सभी का, तो अगर ये टीम वर्क अगर पूरे इंडिया से हो जाएगा तो बहुत अच्छा मेडल की उम्मीद कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल, लगातार हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट मिल रहा है। उनका कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले बड़े इवेंट्स में भी वो भारत के लिए पदक जीतेंगे और भारत को विश्व मानचित्र पर एक स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने में कोई रोक नहीं सकता। इस तरह का प्रदर्शन उनसे हमको दिखेगा। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। समाचार में इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।